Hello, good morning, students. Today we will study about haploid culture in our class. So, in haploid culture, we will study about anther and pollen culture strategy also. So, let us discuss about what is haploid. Haploid is number of set of chromosome is 1. Okay, if there is only one chromosome number, so that is known as haploid condition. So it's written in this that gametophytic set of chromosome in a sporophytic generation. So why it is written like this? Because gametophytic set of chromosome means when there is a gametophytic generation, as you have studied various life cycle in your subject, that there is two type of generation in any of the life cycle of any organism. So gametophytic when they generation में क्या होता है कि हैप्लॉइड फॉर्म करते हैं, जो गैमीट्स फॉर्म करते हैं दैट गैमीट्स आर हैप्लॉइड, एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, राइट. सो gametophytic set of chromosome mean haploid set of chromosome, only one set of chromosome is there in diploid set of generation, sporophytic generation. So overall it means कि हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, ये हैप्लॉइड प्लांट्स क्या होते हैं? ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये मोस्टली यूज़ होते हैं किस लिए? टू प्रोड्यूस आइसोजेनिक होमोजाइगस लाइन फॉर द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. जैसे कि हमने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा था प्रीवियसली कि प्योर लाइन सेलेक्शन होता है, उसमें हम क्या लेते हैं? हैप्लॉइड मीन आइसोजेनिक होमोजाइगस लाइन लेते हैं, होमोजाइगस प्लांट्स को कंसिडर करते हैं. वाई? बिकॉज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट्स, हैप्लॉइड सेल्स, और वो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है. ठीक है, तो इसमें भी हम यही यूज़ करेंगे, आइसोजेनिक होमोजाइगस लाइन को हम प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड कल्चरिंग में. एक जैसे प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो हैप्लॉइड्स के टाइप हैं वो क्या क्या है? मोनोहैप्लॉइड्स या फिर उनको मोनोप्लॉइड्स भी कहते हैं, जिसमें एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सिंगल होता है. ठीक है, फर्स्टली मेक अ डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्लॉइड, देयर इज़ ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल और इन अ जीन. और अगर हम डिप्लॉइड की बात करेंगे तो डिप्लॉइड में क्या होता है? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 होते हैं. ठीक है, तभी हम उसको डिप्लॉइड कहते हैं. तो पॉलीहैप्लॉइड क्या होता है? जिसमें सिंगल सेट ऑफ जीनोम होता है, और या तो फिर क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ होता है स्पोरोफाइट की कंडीशन में. ठीक है, जीनोम क्या होता है? एक कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स. हमने पहले भी बात की थी जीनोम क्या टर्म कहते हैं? जीनोम हम कब यूज़ करते हैं? जब कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स की हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो अगर वो उसका जो सेट है जीनोम का वो सिंगल है या फिर क्रोमोसोम नंबर हाफ है किसी भी स्पोरोफाइट में, तो वो कैरेक्टराइज्ड होता है पॉलीहैप्लॉइड से. जो नेचुरल हैप्लॉइड्स होते हैं, जो नेचुरली हैप्लॉइड बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं. किस प्रोसेस के थ्रू? एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू. अब एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस क्या है? तो एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो सेक्सुअल साइकिल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो इसमें अकर नहीं होती है इस प्रोसेस में. इन दोनों प्रोसेसेस में, एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस में, दे प्रोड्यूस प्लांट. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म जो कि सेक्सुअल प्रोसेस को के बिना सीड का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब क्लोन बनाते हैं, प्लांट का प्रोडक्शन होता है विदाउट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इन दिस देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. अगर हम एपोमिक्सिस की बात करें तो इसमें पेनिसिटम जो है वो एक एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस का. और पार्थेनोजेनेसिस में
जैसे कि बहुत से ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और अगर हम इन विट्रो हैप्लॉइड्स की बात करें, अभी हमने नेचुरल हैप्लॉइड्स की बात की जो कि इन दोनों प्रोसेस के थ्रू होता है। इन विट्रो अगर हम लैबोरेटरी में हैप्लॉइड्स बनाते हैं तो वो कैसे होता है। अब हम कुछ फिनोमिनन्स हैं बहुत से, उसको देख लेते हैं कि कैसे ये इंड्यूस्ड होता है इन विट्रो हैप्लॉइड्स। तो जैसे कि एंड्रोजेनेसिस की हम बात करें, ये नोट्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इसको मैचअप करते हुए इस लेक्चर के थ्रू उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो इन पेजेस में, जहाँ पे आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप देख लेना। और तब भी कुछ ऐसा टर्म आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप में एज वेल एज़ गूगल क्लासरूम में। ठीक है। तो एंड्रोजेनेसिस सबसे पहला एक प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन न्यूक्लियस है उसको हम इंड्यूस करते हैं, किस लिए, हैप्लॉइड प्लांट्स बनाने में। मतलब हमने इसमें क्या लिया एंड्रोजेनेसिस प्रोसेस में, पॉलन का न्यूक्लियस। ठीक है। इसको यूज़ करके हमने हैप्लॉइड प्लांट्स का प्रोडक्शन किया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एंड्रोजेनेसिस बोलेंगे। और ये प्रोसेस के अंदर कौन कौन से कल्चर आते हैं, एंथर और पॉलन कल्चर आते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग anther as well as pollen, right? And second process is gynogenesis. gynogenesis में हम क्या लेते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को कंसिडर करते हैं और उससे हम हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम गाइनोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है। तो पहली जो प्रोसेस है एंड्रोजेनेसिस, उसका नाम एंड्रोजेनेसिस इसीलिए है बिकॉज वी आर कंसीडरिंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। और दूसरी गाइनोजेनेसिस है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या होता है, गाइनोशियम। तो इसका प्रोसेस का नाम है गाइनोजेनेसिस। एंड इसमें जो कल्चर्स आते हैं वो है ओव्यूल एंड ओवरी कल्चर। ठीक है। लेकिन ये थोड़े टफ कल्चर हैं क्योंकि एम्ब्रियो सैक का डिसेक्शन जो होता है, जब हम कल्चरिंग करते हैं, जब हम इस प्रोसेस को लैब कंडीशन में करते हैं, तो ये बहुत ही टीडियस मतलब होता है, बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही टफ प्रोसेस है जिसको करना बहुत आसान नहीं है। इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस, इट्स वेरी टफ, राइट। टीडियस का मतलब ये होता है। तो ये दोनों प्रोसेस आप समझ गए। अब तीसरा प्रोसेस है बाय डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसकी बात करें तो इसमें कैसे हैप्लॉइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाय इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक। ये आपने पहले भी पढ़ा है, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों टर्म्स से आप अवेयर हो कि इंटर स्पेसिफिक क्या होता है। इंटर जहाँ पे भी यूज़ होता है इट मीन्स डिफरेंट। अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ को कंसिडर कर रहे हैं बट द जीनस इज सेम, उस प्लांट को हम ले रहे हैं और हैप्लॉइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक। और इंटर जेनेरिक मतलब डिफरेंट जीनस कंसिडर कर रहे हैं, राइट। डिफरेंट जीनस को हम कंसिडर कर रहे हैं किसी भी प्लांट के, तो उस प्लांट से जब हैप्लॉइड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम इंटर जेनेरिक बोलेंगे। और जिसकी वजह से क्या होता है, एक जीनोम जो भी है, जो उस पर्टिकुलर प्लांट का जीनोम है वो एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि सेल स्टेजेस जो है, जिस टाइम पे सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के थ्रू ही प्लांट प्रोड्यूस करता है, और उसमें से एक भी अगर जीनोम एलिमिनेट हो जाएगा उसकी वजह से हैप्लॉइड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। नहीं तो जब भी सेल डिवीज़न होता है देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड्स। तो जब एक सेल आपकी एलिमिनेट हो जाएगी देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। सो ये डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू भी हैप्लॉइड का प्रोडक्शन होता है इन विट्रो। अब हम फोर्थ प्रोसेस देखते हैं, दैट इज़ रेडिएशन ट्रीटमेंट। अब ये कैसे होगा, ये होता है बहुत क्रोमोजोमल ब्रेकेज या फिर सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन के थ्रू। अब हम क्रोमोजोमल ब्रेकेज कैसे करेंगे, रेडिएशंस के थ्रू, एक्स रे, गामा रे, ये रेज आपने पढ़ी होंगी। इसको हम इंड्यूस करते हैं क्रोमोजोम्स में, और उनमें जब ब्रेकेज आ जाता है तो वो सेल डिवीज़न नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। केमिकली हम बहुत से ट्रीटमेंट देते हैं जिसकी वजह से भी हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं, क्लोरम फेनिकॉल, मैलिक हाइड्रोजाइड, N2O,
और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन सब केमिकल्स की वजह से क्रोमोसोमल अनस्टेबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो है अनस्टेबल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्रोमोसोम एक ना एक क्रोमोसोम एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो कि एक हैप्लॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हैप्लॉइड प्रोडक्शन जो है, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच क्या है इसका, ठीक है, क्यों हम हैप्लॉइड फॉर्म कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी में। तो एंडोजेनेसिस जो है, जो कि हम जनरली एक्सप्लॉइट करते हैं हैप्लॉइड प्लांट के प्रोडक्शन में, वो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू होता है, और एंथर एंड पॉलन कल्चर भी जो है वो ज़्यादातर यूज़ किए जा रहे हैं आजकल। अब ये कैसे हो रहा है इन विट्रो, वो जो गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट पाथवे है पॉलन ग्रेन का, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं और उसको डाइवर्ट कर देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, जिसमें क्या होता है, वेजिटेटिव सेल डिवीजन जो है उसकी वजह से पॉलन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, या फिर पॉलन कैलस का, और जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें टोटीपोटेंसी होती है कि वो हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकें। एवरी सेल हैज़ इज़ टोटीपोटेंट टू प्रोड्यूस अ प्लांट, एज वी हैव रीड अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टोटीपोटेंसी टॉपिक। ठीक है, कि हमने उसमें पढ़ा था कि हर एक सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट करके पूरा प्लांट बना सके। तो हैप्लॉइड सेल्स इट्स टोटीपोटेंट टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड प्लांट्स। तो ये अप्रोच हम लेके चलते हैं। और क्या है एंड्रोजेनेसिस, अब कैसा उसका पाथवे क्या है एंड्रोजेनेसिस का, इसको हम देख लेते हैं। तो एंड्रोजेनेसिस जो है वो इंड्यूस्ड होती है 4 पाथवे के थ्रू, जो कि सबसे पहला पाथवे क्या है, जब पॉलन ग्रेन डिवाइड होता है और प्रोड्यूस करता है 2 इक्वल सेल्स। ठीक है, 2 इक्वल सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन कैलस और पॉलन एम्ब्रियो। ठीक है, पॉलन कैलस और पॉलन एम्ब्रियो। तो हम इसमें बात कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कि इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज़ धतूरा इनॉक्सिया। ठीक है, धतूरा इनॉक्सिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इसमें दोनों पॉलन ग्रेन जब डिवाइड कर रहा है तो दोनों इक्वल सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉलन कैलस या पॉलन एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, पॉलन सेल डिवाइड कर रहा है और एसिमेट्रिकली, एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोड्यूसेस वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। जब भी पॉलन सेल डिवाइड करता है तो वो 2 टाइप की सेल बनाता है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। ठीक है, जब वेजिटेटिव जनरेटिव सेल डिवीजन होता है और वो ब्लॉक कर देता है ओनली द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल ब्लॉक्स ओनली द वेजिटेटिव सेल डिवाइड, मतलब जनरेटिव सेल ब्लॉक हो गया है और वेजिटेटिव सेल डिवाइड कर रहा है। और कौन कंट्रीब्यूट करेगा अब, वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड के फॉर्मेशन में। जब ये प्रोसेस होता है तब ये सेकेंड प्रोसेस है, इसमें एग्जाम्पल है निकोशियाना टबैकम एंड कैप्सिकम एनम। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, इस सेकेंड पॉइंट के। ठीक है, जिसमें कौन हेल्प कर रहा है, वेजिटेटिव सेल इज़ हेल्पिंग फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, अब हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो एग्जाम्पल है इसमें जनरेटिव सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन एम्ब्रियो एंड पॉलन कैलस, मतलब इसमें वेजिटेटिव सेल ब्लॉक्ड है और जनरेटिव सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है ये है हायोसाइमस निगर हैनबेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो कि जिसमें जनरेटिव सेल कंट्रीब्यूट करता है। अब फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्थ में क्या करते हैं, दोनों अनइक्वली डिवाइड कर रहे हैं। पॉलन कैलस जब अनइक्वली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि अनइक्वल डिवीजन का मतलब वेजिटेटिव सेल छोटा है जनरेटिव सेल बड़ा है, या फिर जनरेटिव सेल बड़ा है वेजिटेटिव सेल छोटा है, साइजेज आर अनइक्वल,
here the inequality means sizes are equal and they are producing generative and vegetative cell respectively, and both are contributing in the formation of pollen callus or as well as pollen embryo. तो मतलब हैप्लॉइड्स के फॉर्मेशन में दोनों सेल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट द डिफरेंस ऑफ फोर्थ पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर अनईक्वल. फर्स्ट पॉइंट में भी दोनों ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन दे आर इक्वल, राइट, मेक अ डिफरेंस. और इसमें जो एग्जाम्पल आ रहा है वो है धतूरा मैटल एंड एट्रोपा बेलाडोना. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं इसके, धतूरा मैटल एंड एट्रोपा बेलाडोना. दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ पॉइंट. अब इसका डायग्रामेटिकली हम एनालिसिस करें तो एंथर की यहाँ पे बात हो रही है. एंथर को हमने लिया है, उसके बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब हुआ तो पहला जो पॉइंट था, ठीक है, पहला जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था वो क्या था, इक्वल सेल बन रहे हैं. ठीक है, इक्वल सेल बने और इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया पॉलन कैलस और पॉलन एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में. ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे में क्या जनरेटिव सेल ने पार्टिसिपेट किया था या वेजिटेटिव सेल ने? वेजिटेटिव सेल ने पार्टिसिपेट किया था, जनरेटिव सेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. और इसमें उसके बाद क्या हुआ, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन कैलस और पॉलन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ. अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें किसने किया था पार्टिसिपेट? जनरेटिव सेल ने पार्टिसिपेट किया था. तो यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? जनरेटिव सेल, और उसने फिर कंट्रीब्यूट किया पॉलन कैलस. और इसमें दोनों का जो डिवीजन हुआ वो अनइक्वल हुआ. आप देख सकते हो डायग्राम से कि जनरेटिव सेल छोटा है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है. दे आर नॉट इक्वल बट बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हैप्लॉइड सेल. तो ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं ये? मल्टीसेलुलर पॉलन मास. ये कॉन्सेप्ट है एंड्रोजेनेसिस का. अब इसमें डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस है, इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस है. डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में पॉलन एम्ब्रियो है, पॉलन एम्ब्रियो है. इसमें ये पॉलन एम्ब्रियो लिखा हुआ है और ये फिर बना रहा है प्लांटलेट, और प्लांटलेट के बाद डिप्लॉइडाइजेशन हो रहा है और होमोजाइगस डिप्लॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड कैलस बनता है. ठीक है, हैप्लॉइड कैलस बनता है और ये प्लांटलेट्स हैं. आप छोटे छोटे डायग्राम में देख सकते हो, ये इस टाइप का डायग्राम है जिसमें प्लांटलेट्स बन रहे हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे अंदर पे कैलस है पूरा. तो ये हैप्लॉइड कैलस है, ये प्लांटलेट्स हैं. और उसके बाद फिर ये पार्टिसिपेट कर रहा है प्लांटलेट के फॉर्मेशन में, और प्लांटलेट्स फिर डिप्लॉइड्स, होमोजाइगस डिप्लॉइड बनाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं एंथर कल्चर टेक्निक की. इसमें क्या कर ले रहे हैं हम? ऑब्वियसली एंथर कल्चर कर रहे हैं तो एंथर ही लेंगे, है ना. अब मीडियम कौन सा लेते हैं? मोस्टली हम अगार मीडियम इसमें कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो एंथर कल्चर जो है एक्साइज एंथर लेंगे. एक्साइज मतलब जिसमें विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट सेल डिवीजन, मीन सेल डिवीजन, जिसमें डिवीजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, उस एंथर को लेंगे और सॉलिड और सेमी सॉलिड अगार मीडियम लेंगे टू इंड्यूस एंड्रोजेनेसिस पॉलन ग्रेन सेल्स में. और एंथर वॉल, एंथर कल्चर जो है वो पॉलन कल्चर इज़ एसेंशियली द पॉलन कल्चर जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स इंड्यूस करते हैं हम टू डेवलप द पॉलन एम्ब्रियो और पॉलन कैलस. ठीक है, इनसाइड द एंथर वॉल, जहाँ पे एंथर वॉल एक नरिशिंग और कंडीशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है. किसको? इफेक्ट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. एंथर वॉल क्या कर रही है? मदर सेल की तरह काम कर रही है, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड कंडीशनिंग टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. जो अनओपेंड फ्लावर बर्ड्स हैं, अनओपेंड जो फ्लावर बर्ड्स हैं उनको हम ट्रीट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर से. ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर मतलब ठंडे टेम्परेचर से हम ट्रीट करेंगे. जो टेम्परेचर हम रखेंगे लैब में वो कम रखेंगे. ठीक है, और बिफोर एक्साइशन ऑफ द एंथर, एक्साइशन एंथर के एक्साइशन से पहले ही ये चीज़ हम करेंगे कि जो अनओपन मतलब फ्लावर बर्ड जो अभी ओपन नहीं हुआ है उसको हम कोल्ड टेम्परेचर से ट्रीट करके फिर एक्साइशन जो है एंथर का उसको करेंगे. ठीक है, उस प्रोसेस को करेंगे. जब कोल्ड ट्रीटमेंट हम देते हैं वो क्यों दे रहे हैं हम? एवरी टेक्निक हैज़ सम मीनिंग,
बिहाइंड एनी ऑफ द ट्रीटमेंट। जो कोल्ड ट्रीटमेंट हमने दिया वो हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो रुक जाता है, ठीक है, या फिर वो रिड्यूस कर देता है एब्सिसिक एसिड का कंटेंट पॉलन सेल में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट है पाथवे पॉलन ग्रेन का, वो किस में डाइवर्ट हो जाता है, वेजिटेटिव पाथवे में, ठीक है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। अब पॉलन कल्चर टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक कल्चर टेक्निक है जिसमें हम पॉलन ग्रेन को आइसोलेट करके कल्चर मीडियम में ले रहे हैं, और ये भी एंथर कल्चर की तरह है, बस इसमें ये ध्यान रखना होता है, दोनों ही कल्चर में हमें ये ध्यान रखना है कि देयर विल बी नॉट एनी कंटामिनेशन फ्रॉम द डिप्लॉयड टिश्यू produced due to the proliferation of the anther wall. Here it is written produce, please correct it because it's not clear. ये जो है ये produced है लिखा हुआ है, और यहाँ पे है proliferation of the anther wall, ठीक है, ये है, ये यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड जो प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो ये है अब ये दोनों कल्चर्स टेक्निक की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कैसे इनको अप्लाई करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर की अगर बात करें तो ये इसका ओवरव्यू डायग्राम है। ये डायग्राम बहुत नेसेसरी होता है किसी भी कल्चर में, और आप प्लीज़ जितने भी कल्चर्स हैं उसमें आप डायग्राम को फोकस करो तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ भी नहीं होगा, आप डायग्राम को कंसिडर किया करो जब भी आप कोई भी कल्चर पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो ये किसने दिया था, सबसे पहले एंथर कल्चर के बारे में सुदीप्ति गुहा एंड सदीप चंद्र महेश्वरी, ये दो साइंटिस्ट हैं। 1964 में इन्होंने रिपोर्ट किया था, क्या, सबसे पहला पॉलन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसमें, धतूरा इनॉक्सिया में, जो कि इन्होंने डेवलप किससे किया था, एंथर कल्चर के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बॉर्गिन एंड निश एक दो और साइंटिस्ट हैं, 1967 में इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट, किसमें, निकोशियाना टबैकम में। अब प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, क्या होता है इसमें। तो हमने प्लांट लिया, मतलब जो प्लांट है ऑलरेडी उसको डायग्रामेटिकली हमने दिखा रखा है, ये है, ये आप देख सकते हो ये डायग्राम। उसके बाद हमने जो इसका एपिकल पोर्शन है, ठीक है, जो एपिकल पोर्शन में सेल डिवीजन का रेट बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हमने कट कर लिया और उसको ले लिया है। उसमें से हमने फिर फ्लावर बर्ड्स ले लिए, ठीक है, फ्लावर बर्ड्स को ले लिया और उसको क्या किया हमने, सरफेस स्टरलाइजेशन किया, किससे, 5% टिपोल सॉल्यूशन से, ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे हम 5% टिपोल सॉल्यूशन से। और इथाइल अल्कोहल 70% हम लेंगे, और मतलब जब हम 5% टिपोल सॉल्यूशन से सरफेस स्टरलाइजेशन कर देंगे, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद हम उसको 70% इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ करने के बाद अब क्या करेंगे हम, एक्साइशन जो एक्साइज्ड फ्लावर बर्ड हैं उनको एंड रिमूवल, जो एक्साइसन ऑफ फ्लावर बर्ड, एक्साइज जो फ्लावर बर्ड हैं उनको हटा देंगे और एंथर्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है, एंथर्स को रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने ट्रीट किया उसको लेमिनार एयर फ्लो में, ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो से हम उसमें ट्रीट करेंगे। और ट्रीट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है एक्साइज्ड बर्ड, और उसको फिर हम ट्रीट कर रहे हैं एंथर सॉलिड बेसल मीडियम में, ठीक है। इसमें भी जो हमने मीडियम लिया है वो कौन सा लिया है, MS मुरासिके एंड स्कूज मीडियम, वाइट्स मीडियम या निश मीडियम, इन तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम हम कंसिडर कर सकते हैं। और इन मीडियम में रख के फिर हमने इसको होमोजेनाइज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको डार्क कंडीशन में रखा। ये जो है डायग्राम में ये दिखा रखा है, ये जो 4 हैं ये एंथर्स हैं, ठीक है, ये एंथर्स हैं। और ये जो डॉटेड है ये है आपका
सॉलिड, बेसल, मीडियम। इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। डॉटेड है ये जो है, ये है मीडियम, और ये जो है ये है एंथर्स, 4 जो मार्क्ड है। फिर हमने डार्क कंडीशन में इसको रखा। 16 आवर फ़ोटो पीरियड, 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स हमने 16 आवर फ़ोटो पीरियड दिया, मतलब 24 घंटे में 16 घंटे हमने उनको फ़ोटो पीरियड में रखा, लाइट इनमें पड़ने दी, ठीक है, 16 आवर्स। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने पॉलन कैलस और पॉलन एम्ब्रियो को डिफरेंटली ट्रीट किया। पॉलन कैलस जो है उसको हमने लिया और इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस के थ्रू, पहले अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में क्या करते हैं हम, इसमें C/A इज़ ग्रेटर देन 1 आपको दिख रहा होगा, है ना ये। तो इसका मतलब क्या होता है, साइटोकाइनिन, C का मतलब है साइटोकाइनिन और A का मतलब है ऑक्सिन। साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, शूट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और रूट के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ऑक्सिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन C/A इज़ ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा है, तो क्या फॉर्म करेगा, शूट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलोजेनेसिस होगी। एक होता है कॉलोजेनेसिस, एक होता है राइजोजेनेसिस। कॉलोजेनेसिस में क्या होता है, शूट का फॉर्मेशन, कॉलोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ शूट्स, एंड राइजोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलोजेनेसिस होगी, शूट्स फॉर्म करेंगे और प्लांट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पॉलन एम्ब्रियो डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस हो रही है, और यहाँ पे भी आपके क्या फॉर्म करेगा, अगर हम A/C का रेशियो ग्रेटर देन 1 करते हैं तो रूट्स का फॉर्मेशन होगा और फिर वो हैप्लॉइड प्लांट बनाएगा, ठीक है। कॉल्चिसीन और एंडोमाइटोसिस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसके बाद, जब हम इन दोनों से डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस और इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस कर लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ओवरऑल हैप्लॉइड प्लांट मिल रहा है, ठीक है। और हैप्लॉइड प्लांट को हम क्या किससे ट्रीट कर रहे हैं, कॉल्चिसीन और एंडोमाइटोसिस। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, कॉल्चिसीन का आपको पता होगा, यूज़ नहीं पता है तो ये क्या करता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करता है, उनको रोकता है, ठीक है, उनको रोक देता है सेल डिवीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने में। तो वो स्पिंडल पोल्स, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट पोल्स में जाते हैं। आपने सेल साइकिल जब पढ़ी होगी तो आपने टीलोफेज जो प्रोसेस पढ़ी होगी, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं। तो जब स्पिंडल फाइबर्स जाते हैं पोल्स में तो उन पोल्स में ना जाने दिया जाए, तो इसके लिए हम ट्रीट करते हैं कॉल्चिसीन को। ये हमने ट्रांसपोजॉन्स में भी पढ़ा है, जब हमने ट्रांसपोजॉन्स पढ़े थे तो कॉल्चिसीन का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आप उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद जब आपको जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगा होमोजाइगस आइसोजेनिक डिप्लॉइड, ठीक है, होमोजाइगस आइसोजेनिक डिप्लॉइड हमें मिल जाएंगे, और ये ओवरऑल प्रोसेस हमें मिलती है, और इसको फिर हम कंसिडर करते हैं होमोजाइगस जो आइसोजेनिक डिप्लॉइड हमें मिल रहे हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमें ये प्रोसेस मिल गया है और फिर हम उसके बाद रिमूव करते हैं ये जो होमोजाइगस आइसोजेनिक डिप्लॉइड हमें मिला है। इसके बाद जो एरो है वो इधर, ये यहाँ पे नहीं है, ये आपका पीछे साइड जा रहा है, ठीक है। ये एरो जो है, ये जो नेक्स्ट इसका है फेज़, दिस वन, रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन, ये यहाँ पे एरो आएगा, ठीक है। तो जब हमें होमोजाइगस आइसोजेनिक डिप्लॉइड मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को होमोजेनाइजेशन के थ्रू रिमूव करेंगे, ठीक है। होमोजेनाइजेशन में हम रिमूव कर देंगे पॉलन ग्रेन्स को। उसके बाद जो पॉलन होमोजिनेट है, ठीक है, जो पॉलन हमें होमोजेनाइजेशन के थ्रू मिला है उनको हम क्या करेंगे, नर्स कल्चर टेक्निक के थ्रू। इसमें देखिए 2 प्रोसेस दिखा रखा है,
एक तो है नर्स कल्चर टेक्निक और दूसरा क्या दिख रहे हैं हम कि रिमूवल ऑफ एंथर वॉल डेब्रिस। मतलब कि नर्स कल्चर टेक्निक में क्या करते हैं, हम एक राफ्ट लेते हैं, ठीक है, और उसमें पॉलन को सस्पेंड कर देते हैं, पॉलेंस यहाँ पे हम सस्पेंड कर देते हैं। और ये जो देख रहे हो आप, ये है मीडियम, ठीक है, सॉलिड बेस्ड मीडियम। तो ये टेक्निक जो कहलाती है वो नर्स कल्चर टेक्निक कहलाती है, जिसमें हम पॉलन सस्पेंशन को एक राफ्ट में रखते हैं और उसके नीचे जो होता है वो सॉलिड बेस्ड मीडियम होता है, और फिर हम डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस के थ्रू पॉलन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक और तरीका है, जब अगर हम एंथर वॉल डेब्रिस को रिमूव कर दें और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड करेंगे, उससे क्या मिलेगा, हमें वाइबल पॉलन पैलेट मिल जाएंगे, ठीक है, वाइबल पॉलन पैलेट मिलेंगे और उसको फिर हम सस्पेंड कर देंगे। ये जो फिर हम सॉलिड मीडियम में लेंगे और जो पॉलन ग्रेन्स हमें वाइबल पॉलन ग्रेन्स मिले हैं उसको हम उस सॉलिड मीडियम में सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस कहलाएगा, बिकॉज नर्स कल्चर टेक्निक के बाद हम डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस कर रहे हैं। और जब हम ये एंथर वॉल डेब्रिस को रिमूव करके फ़िल्टर करके फिर सेंट्रीफ्यूज़ करके फिर पॉलन पैलेट जो वाइबल हमें मिले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू, उसको हम पॉलन ग्रेन्स को सस्पेंड करते हैं सॉलिड मीडियम में, और उसके बाद हम इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस करते हैं और हमें क्या मिलेगा, पॉलन कैलस मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल वी आर गेटिंग फ्रॉम पॉलन एम्ब्रियो एज वेल एज पॉलन कैलस वी आर गेटिंग हैप्लॉइड प्लांट। और हैप्लॉइड प्लांट को फिर हम क्या करेंगे, कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे। कॉल्चिसिन से जब हम ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइसोजेनिक होमोजाइगस डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मिल रहा है तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, 2n। हैप्लॉइड होता तो n होता, डिप्लॉइड वी आर गेटिंग, सो वी विल राइट इट, डिनोट इट एज 2n, ठीक है। बट इट इज़ नॉट हेट्रोजाइगस, इट इज़ होमोजाइगस। द पर्पस इज़ टू मेक होमोजाइगस डिप्लॉइड, ठीक है। अब डिफरेंस, मेरिट एंड डीमेरिट अबाउट एंथर एंड पॉलन कल्चर। आपको अगर इस पर कोई भी क्वेरी हो इस फ्लो चार्ट में जो हमने ये पूरा ओवरऑल देखा इन दोनों में, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। और मेरिट और डीमेरिट की अगर हम बात करें एंथर और पॉलन कल्चर की, तो एंथर कल्चर जो है वो एक एफिशिएंट मेथड है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ़ हैप्लॉइड प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं और ये एंथर वॉल से ही रेगुलेट होता है, ठीक है। ये इसका मेरिट हो गया। पॉलन कल्चर का मेरिट क्या है कि ये भी एक प्योर हैप्लॉइड कैलस को प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलन एम्ब्रियो हैप्लॉइड प्रोड्यूस कर रहा है, और एंड्रोजेनेसिस को एक रेगुलेट एक्सटर्नली। जो प्रोसेस है एंड्रोजेनेसिस कैन बी रेगुलेटेड एक्सटर्नली। जो हैप्लॉइड टिश्यू डेवलप हो रहे हैं कैन बी मैनिपुलेटेड विच कैन बी हेल्पर इन ट्रांसफरिंग फॉरेन जीन इनटू द हैप्लॉइड सेल। जो हैप्लॉइड टिश्यू बन रहे हैं वो ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, फॉरेन जीन ट्रांसफ़र करके हम हैप्लॉइड सेल में डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक मेरिट है पॉलन कल्चर का, क्योंकि पॉलन सेल्स जो हमें मिल रहे हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस कल्चर्स। और इसका लेकिन डीमेरिट क्या है, एंथर कल्चर का डीमेरिट की बात करें तो कंटामिनेशन जो है हैप्लॉइड टिश्यू का वो डेवलप होता है पॉलन ग्रेन से, जिसकी वजह से विद द डिप्लॉइड टिश्यू जिसकी वजह से प्लोरीफरेशन जो है एंथर वॉल का हो जाता है। एंथर वॉल जो है प्लोरीफरेट हो जाती है, प्लोरीफरेट मतलब डिवीज़न बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। तो जो हमें चाहिए, जो हमारा एम है बनाने का, वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर पाता है। जो प्रोसेस है एंड्रोजेनेसिस की वो रेगुलेट नहीं हो पाती है, ये एक डीमेरिट है इसका, ठीक है। और इसका डीमेरिट पॉलन कल्चर का क्या है, इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड नॉन वाइबल मेथड। ये एफिशिएंट ज़्यादा नहीं है और वाइबल नहीं है, अनवाइबल मेथड एक तरफ से है ये, ठीक है। क्योंकि ये सोचने में इजी है बट करने में बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, तो ये थोड़ा सा नॉन वाइबल मेथड हो जाता है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें
अगर हमें हैप्लॉइड कल्चरिंग हम क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो आता है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में हैप्लॉइड प्लांट्स की कल्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी आइसोजेनिक होमोजाइगस प्योर लाइन की बात करें हम इसमें हैप्लॉइड कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में फॉर श्योर ये हेल्प करता है। हैप्लॉइड जो होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेट होता है, जिसमें डोमिनेंट या रेसेसिव दोनों टाइप के एलील्स पाए जाते हैं। डोमिनेंट और रेसेसिव एलील आप जानते होंगे। डोमिनेंट एलील्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और रेसेसिव एलील वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों जो रेसेसिव और डोमिनेंट एलील्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं हैप्लॉइड्स में, क्योंकि जो मास्किंग इफ़ेक्ट है रेसेसिव एलील का वो एब्सेंट होता है। ठीक है, बाय इट्स डोमिनेंट काउंटर पार्ट। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हैप्लॉइड कल्चर में, क्योंकि रेसेसिव हमेशा सप्रेस हो जाता है, तो इसमें हैप्लॉइड्स में ये कंडीशन नहीं होती है, दोनों के दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हैप्लॉइड्स होते हैं वो डिप्लॉइडाइज्ड होते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिप्लॉइडाइजेशन, जो कैसे करते हैं हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू। और ये देखो, आप देख सकते हो इसमें लिखा है स्पिंडल इनहिबिटर, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स को रोकता है। ठीक है, और एंडोमाइटोसिस भी। एंडोमाइटोसिस मतलब जो माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है अंदर, उस प्रोसेस के थ्रू भी कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के थ्रू रोका जा सकता है। कुछ ये जो डिप्लॉइड्स हैं इनमें आइडेंटिकल एलील्स पाए जाते हैं ऑफ ईच ट्रेट, और इसको हम आइसोजेनिक होमोजाइगस डिप्लॉइड कहते हैं। और इन डिप्लॉइड्स को हम यूज़ करते हैं एज अ प्योर लाइन इन अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सटेंसिव मेल प्लांट का प्रोडक्शन हो सकता है। कैसे? बाय यूजिंग अ वेक्टर लाइक प्लाज्मिड, क्योंकि फॉरेन जीन को हम ट्रांसफ़र करके एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र जब हम करते हैं, और प्लाज्मिड की हेल्प से हम मेल प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकल स्टडीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट म्यूटाजेंस की स्टडी में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जब होता है, जिसमें बहुत से म्यूटाजेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी हम हैप्लॉइड्स को कंसिडर कर सकते हैं। हैप्लॉइड स्टेराइल क्यों होते हैं? दो टर्म होते हैं ना, स्टेराइल एंड फर्टाइल। तो फर्टाइल होता है जिसमें विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड स्टेराइल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच डजंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, विच डजंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्यों हम हैप्लॉइड को स्टेराइल कहते हैं? हैप्लॉइड्स क्योंकि ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अप टू द फ्लावरिंग स्टेज, बट दे फेल्स टू प्रोड्यूस वाइबल एंड फर्टाइल गैमेट्स, क्योंकि ये फ्लावरिंग स्टेज तक तो पहुंच जाते हैं हैप्लॉइड्स, लेकिन ये वाइबल और फर्टाइल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें डिप्लॉइड कंडीशन चाहिए, डिप्लॉइड सेल्स चाहिए। ओके, तो इसमें रीजंस दिए हुए हैं। क्या रीज़न होते हैं? हर एक हैप्लॉइड में एक ही सेट होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से यूनिवैलेंट फॉर्म कर जाता है, और इंस्टेड ऑफ बाइवैलेंट इन एनाफेज। एनाफेज जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है मियोसिस का, उसमें क्या होता है, बाइवैलेंट बनना होता है, तभी वाइबल हमें गैमीट्स मिलते हैं। तो इसमें क्योंकि यूनिवैलेंट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जब मूवमेंट होता है क्रोमोसोम का एक पोल से दूसरे पोल में, तो वो पहुंच नहीं पाते हैं, और क्रोमोसोम नंबर कम होने की वजह से वो जो प्रोसेस है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, और स्टेराइल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, हैप्लॉइड कैन बी मेड फर्टाइल। ऐसा नहीं है कि वो स्टेराइल कंडीशन में रहेंगे, उनको हम फर्टाइल भी कर सकते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो क्या होता है, पहले तो कॉल्चिसिन होता क्या है? ये कॉल्चिसिन ऑटमनेल का मेंबर है, जो कि फैमिली लिलिएसी फैमिली का है, और ये एक स्पिंडल इनहिबिटर है जो कि डिप्लॉइडी को इंड्यूस करता है, या पॉलीप्लॉइडी भी हो सकता है, डिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी। और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं हर एक क्रोमोसोम में जो होते हैं, उनको सेपरेट होने से रोकता है। ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा कि वो आराम से
पोल्स में पहुंच जाएंगे और डिप्लॉयड कंडीशन ये प्रोवाइड कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से डिप्लॉयड वाइबल हमें गैमीट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा और वाइबल हैप्लॉयड प्लांट का प्रोडक्शन होगा। एंडोमाइटोसिस क्या होता है? हैप्लॉयड टिश्यू जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, और जब ये प्लांट ग्रो करता है कल्चर मीडियम में तो उसमें फाइटो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेल्स एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं वो एंडो रीडुप्लिकेशन क्रोमोसोम का करता है विदाउट कैरियोकाइनेसिस। तो फाइटो हार्मोन्स होने की वजह से क्या होता है? ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, क्योंकि साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन प्रोसेस। तो एंडोमाइटोसिस होने की वजह से भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल होता है और कैरियोकाइनेसिस नहीं हो पाती, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें डिप्लॉयड कंडीशन मिलती है और प्रोसेस कंप्लीट होता है और वाइबल प्लांट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल हैप्लॉयड कल्चर, जिसमें हमने एंथर और पॉलन कल्चर भी पढ़ा, और इसमें कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।